अपने खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं ताज नगरी आगरा में है। जी हां, आगरा का अपना एक अलग इतिहास है, आगरा की अपनी एक अलग पहचान है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। लेकिन चूंकि अभी समय चुनाव का है और चुनाव के समय में सारी पोल खुलकर रह जाती है कि आखिर उस इलाके की समस्याएं क्या हैं, उस इलाके में विकास हुआ या नहीं हुआ। और अब क्योंकि एक बार फिर आगरा की जनता को अपना नया विधायक, अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, ऐसे में वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, आगरा की जनता जनार्दन इस समय हमारे साथ है। आगरा की सबसे बड़ी समस्या पानी की, जल की यहाँ पर रही है। चाहे आगरा के ग्रामीण हिस्सा हो चाहे शहर का हिस्सा हो, जल एक बहुत बड़ी समस्या रही है। प्रदेश सरकार ने अनदेखी की है कुछ इलाकों की। आगरा में वो कौन से इलाके हैं जिनकी अनदेखी की गई? क्योंकि आगरा के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, आगरा के अंदर अपनी एक पहचान है, चाहे वो मिठाई का पेठा रहा हो या जूते की इंडस्ट्री रही हो। आगरा में सबसे बड़ा क्षेत्र है ताजगंज का, ताजमहल से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ 500 करोड़ रुपए की एक योजना प्रदेश सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, लेकिन उस योजना का हमें कोई लाभ नहीं हुआ। ताजगंज की सारी गलियों में गंदगी है। रोज यहाँ के स्थानीय समाचार पत्र उस फोटो को दिखाती हैं जो गंदगी के बीच से पर्यटन जाते हैं। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की, बिजली की। बड़े बड़े हमने अखबारों में इश्तिहार देखे होंगे, मीडिया में हमने बड़े एडवर्टीजमेंट देखे हैं कि प्रदेश का विकास हुआ और विकास की तरफ आगे प्रदेश बढ़ रहा है, लेकिन ये जनता जनार्दन है और जनता हमेशा सच बोलती है। आप बताइए, आगरा के अंदर में कानून व्यवस्था की अगर बात करूं, क्योंकि दूसरे देशों से लोग यहाँ आते हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से आगरा को क्या क्या देखते हैं आप? कानून व्यवस्था के बारे में अगर आप कहोगे तो आप मीडिया से हैं, और मीडिया दिन पे दिन, मैं कहना चाहूँगा कि रोज सुबह एक अखबार हजारों लाशें मेरे घर दे जाता है। आप देखते हैं आए दिन लूट होती है, बलात्कार होती है, सहारनपुर कांड कोई नहीं भूला। अखिलेश जी ने सड़कें बनाई, मगर मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी, क्या वो सड़कें सिर्फ आपके गुंडों के लिए बनी, वो चैन लुटने के लिए बनी? गरीबों के लिए तो इतनी योजनाएं राज्य सरकार ने चलाई जो वो खुद कहते हैं। आपको किसी योजना का फायदा मिला अभी तक? मुझे वर्तमान में तो मुझे अभी तक कोई फायदा मिला नहीं है। मैं बेरोजगार भी घुमा हूँ काफ़ी, मेरे बच्चे भी बेरोजगार हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। बिल्कुल, आगरा के बारे में एक अलग पहचान है और आगरा के बारे में जब कोई भी पर्यटक यहाँ पर आता है तो इस तरह की सोच लेकर आता है कि आगरा की एक अपनी खुशहाली होगी, आगरा का अपना एक विकास होगा। लेकिन जब यहाँ पर हम आए, अब लोगों से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो आप हाल देख सकते हैं, ना तो यहाँ राज्य सरकार की योजनाएं जो गरीबों के लिए थी, ना तो वो पहुँच पाई। क्राइम की स्थिति काफ़ी यहाँ पर खराब है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूँ शहर से निकलकर, तो क्या ग्रामीण शहर से अच्छे दिखाई देते हैं? क्योंकि शहर में तो वो पिक्चर सामने नहीं आई जो हम सोच कर आए थे। देखिए, ग्रामीण और मैं शहर दोनों की तो आपको थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। हमारे यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस स्वीकृत था। यहाँ पे सांसद राज बब्बर थे जो अब कांग्रेस में है, वो यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस चला गया और यहाँ से गाजियाबाद चला गया। एक आगरा का हक छिना। दूरदर्शन का एक यहाँ पे स्टूडियो बनना था कांग्रेस के शासन में, वो आगरा से चला गया, वो आगरा का हक छिना। किसानों को जो उनकी फसल का मुआवजा या उनके जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी समस्या आगरा के ग्रामीण इलाके की भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए, बड़े लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं, कोई प्रेशर कुकर देगा, कोई लैपटॉप देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। क्या जनता इन पर विश्वास करके वोट देती है या उसे अपने इलाके में विकास चाहिए? जैसे लैपटॉप दिया जाता है, लैपटॉप के बाद बच्चा पढ़ के निकलता है, तो इतना भ्रष्टाचार है। उससे ही 10 लाख, वही केंद्र जो प्रदेश सरकार है वो 10 है, उसके नुमाइंदे जो भी होते हैं वो 10-10 लाख रुपए लेकर उन्हें नौकरी दी जाती है। जिस पे नहीं है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, वो तो बेचारा एक किनारे लग जाता है, और जिस पे 10 लाख है वो नौकरी लेकर लग जाता है। इतना तो भ्रष्टाचार है प्रदेश सरकार के आने के बाद कि एक साल में सड़क बनती है ना, 34% कमीशन है। अखबार छापता है, मीडिया छापती है, पर प्रदेश सरकार कोई सी भी हो उसके जू भी नहीं रंगती और कमीशन खोरी एक साल में सड़क बर्बाद हो जाती है। एक नया मुद्दा निकल कर आया, हमारे साथ एक युवा भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक आरोप लगाया कि लैपटॉप तो दिया गया, लोग उससे बच्चे पढ़े भी, लेकिन रोजगार नहीं है। क्या पैसा देकर नौकरियां लोगों की लगती हैं? ये आगरा है, यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई की मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर ना कोई कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं यहाँ पर आकर बच्चे पढ़ेंगे। मेरे जैसा युवा जो कि आज कुछ बनना चाहता है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, उसको बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है, बाहर जाकर करना पड़ता है। अच्छी है कि इन्होंने बात कही कि ये लोग अपने आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, इन्हें कोई संसाधनों की ज़रूरत नहीं है सरकार की तरफ से। लेकिन हाँ, अगर यहाँ IT हब बने, आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, तो ये खुद स्वयं में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा। जूते
व्यापार का बड़ा नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बढ़ पाता? नेता तो दावे और वायदे बहुत करते हैं। इस बार फिर से चुनाव है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नेताओं को इस बार आप वोट देने के लिए निकलेंगे जो अपने इलाकों में नहीं आते, या फिर कैसा नेता आप चाहते हैं? नहीं, स्वच्छ सभी का हम नेता चाहते हैं, जो स्वच्छ हो, ईमानदार हो। वो आपने कहा कि उद्योग नहीं बढ़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे खासकर आगरा में अपराध सबसे बड़ा। हर महीने एक व्यापारी आगरा में मारा जाता है, चाहे वो सर्राफा व्यापारी हो, चाहे जूता इंडस्ट्री का व्यापारी हो, चाहे वो किसी और का हो। इसीलिए यहाँ से लोग चले गए, दूसरे राज्यों में, गुजरात चले गए, तमाम व्यापारी आगरा से, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा सवाल निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही आता है कि यहाँ पर रंगदारी मांगी जाती है, यहाँ पर अपराध, हत्याएं और बलात्कार के मामले देखने को मिलते हैं। हम जब मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में थे, इस तरह के मुद्दे वहाँ भी देखने को मिले थे, और हम वहाँ से 250 किलोमीटर इस समय दूर हैं आगरा में। आप किस तरीके से देखते हैं, कैसी सरकार आपका हो, कैसा नेता हो, कैसी छवि का हो? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं सभी पार्टियां कहती हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, पर अंत में आते आते जब टिकट का वितरण होता है, हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे, उसमें जातीय समीकरण को देख के रहते हैं। जब अब ये विकास का मुद्दा डाइल्यूट हो जाता है तो विकास कैसे हो सकेगा? सारा मुद्दा आ जाता है जाति पर, ठीक है। और पर्टिकुलर एक पार्टियाँ देखेंगे यहाँ पर पैसे दे के टिकट का डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो कैंडिडेट जीत गया, वो पहले अपना पैसा जो उसने दिया है वो निकालेगा, वो विकास कहाँ से करेगा? एक बात बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि जिस तरीके से इलाके के अंदर जो एक माहौल है वो माहौल नहीं बन पाता, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण रहते हैं। पढ़े लिखे नेता नहीं होते। आप मुझे बताइए, जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आपके दिमाग में क्या जाति होगी या अपने इलाके का विकास होगा? नहीं, जाति क्यों होगी? जाति के नाम पर वोट ले लेकर तो आज तक उत्तर प्रदेश का सत्यानाश होता हुआ आया है। हम तो देश का विकास, घर का विकास होगा, गली का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा, शहर का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ जातिवाद में ही बटा हुआ है सारा, मोहल्ला हो, समाज हो या बस्तियाँ हो। कहीं ना कहीं जाति एक इतना बड़ा कारण है कि इलाके का विकास नहीं होता। नेता हमेशा जातियों में बांटने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और इस तरह की बातें इस हमारी चौपाल में निकलकर लगातार आ रही हैं। किस तरीके से आगरा लगातार पिछड़ता चला गया। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी आगरा से हमारी चौपाल जारी रहेगी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है, मजदूरी नहीं। 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक?
आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आगरा से हमारी चुनावी चौपाल में जाति व्यवस्था पर बात चल रही थी कि किस तरीके से चुनाव के समय में जातियां हावी हो जाती हैं और बाकी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप आगरा के रहने वाले हैं, क्या कुछ आगरा में छूट गया, क्या रह गया जो आप चाहते हैं आपकी नई सरकार करे? अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं अभी तक वायदे सबने किए लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर यहाँ पे जीरो है। सबरे फुहारे, नली, खरंजा सब बंद पड़े हुए हैं, कोई विकास नहीं होता। हम चाहते हैं अब कि परिवर्तन आए, विकास हो, ऐसी सरकार हमें मिले। हम चाहते हैं ये जो राजनीति है इसमें मुद्दों में नहीं फंसनी चाहिए कि जातिवाद में फंसा के और चुनाव जीत लिया और बस फिर 5 साल के लिए गायब हो गए। ऐसा हमें प्रत्याशी चाहिए जो हमें विकसित कर सके। हमारे आगरा में 7 अजूबों में नाम है और विकास के नाम पे जीरो है। कैसे बदल सकता है आपका इलाका आगरा, कैसे बदल सकता है? आपके मन में क्या है? आप खुद युवा हैं, किस तरीके से राजनीति बदल सकती है और आप अपने नेता को बदल सकते हो? हमारे जो नेता हो उसको चाहिए कि वो सिर्फ धर्म और राज ना देख कर, धर्म और जाति ना देखकर वो लोगों को देखे कि कहाँ पर समस्या है, जो समस्या है उन समस्याओं को निदान करें। अगर उन समस्याओं को रिजॉल्व करेंगे तो लोगों को समस्या उनकी सुधरेगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात कही, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो जनता के लिए ही चुना जाता है और जनता की जब तक समस्या रहेंगी तो हम कह नहीं सकते कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हमारा लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत हो सकता है, कैसी हमारी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए? आप खुद युवा हैं, आगे आइए, क्या विचार आप रखते हैं अपने मन में? जी, हम विचार ये रखते हैं कि सभी युवाओं को जो ना शिक्षित किया जाए। शिक्षित करने के लिए अभी तक जो ना गरीब बेचारा बच्चा अगर होनहार भी है तो उसको अभी तक नौकरी नहीं मिलती थी। इससे ज़्यादा अगर हम चुनावों के समय में बात करें तो वो किसानों की करते हैं, गरीबों की करते हैं। सारे नेता गली मोहल्ले में घूमते हैं, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वो गरीब का वही विकास करेंगे, किसानों का वही विकास करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि गरीब और किसान का विकास हो पाता है? गरीब किसान है, जो छोटे किसान है, जो मजदूर किसान है, बरसात आ गई, आंधी आ गई, जिन पे खाने को रोटियां नहीं है, उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनका जो है वो ऋण माफ होना चाहिए। अनाप शनाप झूठे बिल बना बना के भेजे जा रहे हैं। आप ताजुब करेंगे, 2000 रुपए का बिल और उस पर 20,000 सरचार्ज। हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा का काफ़ी नाम रहता है, इतना खेलों में आगे गए, ओलंपिक में आगे गए, लेकिन आपको लगता है कि यह अवसर आपका आगरा में क्यों नहीं मिल पाता युवाओं को या आसपास के क्षेत्रों में? सर, मैं कहना चाहूँगा आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर है, ठीक है, आप भी जानते हो, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, उस हिसाब से आगरा का विकास ही नहीं किया गया, ना ही राज्य सरकार ने उस दृष्टि से सोचा, ठीक है। यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए थी, ठीक है, खेलों को प्रोत्साहन होना चाहिए, या खेल कॉलेज होने चाहिए, उसके बेसिक इंफ्रा जो भी होना चाहिए उस रूपरेखा से उन्होंने काम ही नहीं किया कभी भी। और यहाँ पर जो भी है सबसे इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो बहुत ही ज़्यादा फेल है हम लोग राज्य सरकार उस मुद्दे पर। और ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर जो उन्होंने विकास किया, एक ताजमहल के आसपास विकास किया, जो आगरा का जो व्यापक तौर पर विकास होना चाहिए पर्टिकुलर, वो हुआ ही नहीं। आगरा को नहीं मिली, क्या कुछ रह गया, क्या कुछ छूट गया, और कैसी सरकार आप चाहते हैं, कैसी सरकार आपकी होनी चाहिए और आगरा का विकास कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी जो आगरा में दिक्कत आती है, आपको भी हुई होगी आने में, जाम की। जाम से बिल्कुल त्रस्त है आगरा। सबसे पहले तो यहाँ पर फ्लाईओवर बनने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर। मैं ऐसी सरकार चुनना चाहूँगा जिसका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मजबूत हो। आगरा में आपका क्या कुछ रह गया? आगरा का नाम तो पूरा विदेशों में, देशों में, सब जगह है, लेकिन आगरा जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ तो काफ़ी समस्याएं लोग उठा रहे हैं। आगरा एक प्राचीन शहर है और जितना प्राचीन शहर है और जिस हिसाब से आगरे का विकास होना चाहिए उस तरह से इस आगरे का विकास नहीं हुआ। आगरा के अंदर मुख्य रूप से जो व्यापार है वो फाउंड्री उद्योग है, जहाँ से हम जनरेटर वगैरह का उद्योग उसको एकदम से ख़त्म कर दिया गया। और जगह जगह इस तरह की भ्रष्टाचार, स्टेट साइड में ये अपना एक्साइज वाले, सेल टैक्स वाले जगह जगह बैठ जाते हैं, लोगों से अवैध वसूलियाँ करते हैं।
यहाँ पर जो एक कारखाने हैं, छोटे उद्योग हैं, जूता एक बहुत बड़ा यहाँ पर व्यापार है, लेकिन आपको लगता है कि राज्य सरकार को जो प्रोत्साहन देना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो लगातार खत्म होने के कगार पे है? राज्य सरकार बिजनेस डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देती, स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देती, एम्प्लॉयमेंट पे किसी पे ध्यान नहीं देती, भ्रष्टाचार बहुत है। आज से 2 दिन पहले का ही केस है कि एक लड़की वॉक पे सुबह अपने भाई के साथ निकलती है, गुंडे आते हैं, उसे गाड़ी में लेके अपहरण कर लेते हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं है, पुलिस रिपोर्ट लिखती नहीं है। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। किस तरह का भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है आगरा में? भ्रष्टाचार तो अपने जन्म सीमा पर इस स्टेट में है ही है। भ्रष्टाचार तो हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप आरटीओ जाएं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है अपना, और आपको कार चलाना नहीं आती है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। किसी भी सरकारी उसमें डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप पैसे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। और हम अपने आगरा के कार्यक्रम में इस चुनावी चौपाल में यहाँ की उन समस्याओं को दिखाना चाहते हैं जिसके वजह से आगरा आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे जाति व्यवस्था की बात को लेकर हो, वो सारी चीज़ें यहाँ भी देखने को मिली हैं। मैं एक बार जाते जाते आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से मतदाता अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपनी कैसी सरकार चुने, ये क्या संदेश आप देना चाहेंगे आम लोगों की तरफ से? मेरा एक ही निवेदन सभी मतदाताओं को, एक तो अधिक से अधिक मतदान करें, दूसरा बिंदु जातिवाद में भटके बिल्कुल कतई मतदान ना करें। तो ये थी आगरा से हमारी चुनावी चौपाल। यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता जनार्दन ने काफ़ी मुद्दे यहाँ पर उठाए। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया। जिस तरीके से आगरा का ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नाम है, ऐसी स्थिति आगरा में देखने को नहीं मिलती और उसका कहीं ना कहीं कारण है कि राज्य सरकार ने इस इलाके में उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। चौपाल का हमारा कार्यक्रम अब चलते हैं हम सीधे मथुरा में। वहां से हम आपको दिखाएंगे मथुरा की जनता की राय और इन चुनावों में वहां की जनता क्या चाहती है अपनी नई सरकार से, अपने नए प्रतिनिधि से। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। छुट्टे नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। चाचा, ये पैंट ऑल्टर करानी है। 2 घंटे बाद। अभी बैंक जा रहा हूँ। तेरी चाची को पैसे भेजने हैं ना? चाचा भीम भेज देगा आपके बैंक खाते से। भीम? कौन भीम? ये मोबाइल को भीम बोलता है, पागल। अरे चाचा सुनो तो, भीम मोबाइल ऐप है। देखो, ये *99# डायल करो, ये ऑप्शन चुनो और हो गया। क्या? चाची को 1000 रुपए ट्रांसफर, वो भी बिना इंटरनेट के। सरला देवी के खाते में पैसे जमा। हाँ सरला, भाई तुम्हारे खाते में पैसे भेजिए। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। अरे चाचा,
पैसे तो भूल गया। तू रहने दे, भीम दे देगा। तो ताज नगरी आगरा के बाद हम पहुंचे हैं कृष्ण की नगरी मथुरा में। जी हां, हमारी चौपाल का कार्यक्रम यहां मथुरा में जारी रहेगा और हम मथुरा की जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर जहां ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मथुरा के जाना जाता है, उसके बावजूद आखिर मथुरा के मुद्दे क्या हैं, क्यों मथुरा लगातार पिछड़ता चला गया। हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसा वो कौन सा मुद्दा है जो मथुरा में सबसे ज्यादा इस चुनाव में उठना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है, इस सरकार ने जो छलावा किया है और गुंडों की और भूमाफियाओं की सरकार है। सबसे बड़ा कांड जो यहाँ हुआ और सरकार की सह पर हुआ वो जवाहर बाग कांड हुआ। और यहाँ जो एक जवान अधिकारियों की हत्या हुई, एक संतोष यादव की और एक मुकुल द्विवेदी की, वो इस सरकार की उपलब्धि थी और इस सरकार की देन थी। आप बताइए, क्या लगता है मथुरा के अंदर वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में इस बार उठने चाहिए। मथुरा के अंदर सबसे बड़ी गुंडागर्दी है, दूसरा उसके अलावा शिक्षा का बहुत अभाव है, नकल माफिया बहुत हेवी चल रहे हैं, नकल बिना यहाँ बच्चे पास नहीं हो रहे हैं और नकल कराई जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से उन नकलचियों को छूट है एकदम करने की, जबकि बच्चों की भविष्य खराब हो रहा है इससे। शिक्षा का स्तर इन्होंने सवाल उठाया कि बहुत डाउन है, बहुत नीचे गिर रहा है, लेकिन क्योंकि ये तो साधु संतों की नगरी है, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि मथुरा क्यों विकास नहीं कर पाया। देखिए, निश्चित रूप से मथुरा वृंदावन क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है और यहाँ का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आज की तारीख में हमें नजर आता है वो यहाँ की यमुना जी के शुद्धिकरण का मुद्दा है। यमुना शुद्धिकरण से हर आदमी आत्मा से जुड़ा हुआ है और जो यमुना जी को शुद्ध करने के लिए अपनी जबान देगा, इसके लिए कार्य करेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। सरकार की योजनाएं जो आई और जो दावे और वायदे किए जाते हैं कि राज्य सरकार ने काफी काम किए, आप धरातल स्थल पर बताइए कि कौन से कार्य हुए या नहीं हुए। देखने में तो ये लगता है कि सरकार ने योजनाएं वृंदावन मथुरा के लिए बहुत भेजी, लेकिन उनको जब दृष्टिगत आंखों से, खुली आंखों से देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये तो बस वैसे ही है, एक जुमला के चुनाव के आने से पहले कुछ 5-6 महीने पहले दिखा दिया कि हम वृंदावन मथुरा को ये सौगात देंगे, लेकिन यहाँ की आशा अभी तक धूमिल है कि एक योग्य प्रत्याशी आज तक मथुरा वृंदावन के लिए नहीं मिला, जिसने आम जनता, साधु, सन्यासी, महात्मा, यहाँ की जो धार्मिक नगरी है उसका विकास किया हो। उसकी आज भी खोज और तलाश जारी है। बिल्कुल, ये जनता आज भी खोज कर रही है अपने ऐसे प्रत्याशी का जो इस इलाके का विकास करे और यहाँ की समस्याओं को हम कहें तो विधानसभा में उठाए। मथुरा के अंदर कितनी जो बातें निकल कर आ रही हैं वृंदावन के अंदर कि यहाँ पर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता चला गया। आप खुद युवा हैं, आप बताइए अपना भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं, क्या रोजगार के जो साधन है उपलब्ध हैं यहाँ पर। जी नहीं, बिल्कुल मथुरा को तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, इस प्रेजेंट सरकार है, उनकी एक भी सीट नहीं निकल पाती है यहाँ से, इसलिए नया ने क्यों मथुरा को 6 ही दिया है इन्होंने। जिस तरीके से यहाँ हमारे यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु जो आते हैं उनकी कोई समस्या का समाधान शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है। आप अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जब गोवर्धन में जब परिक्रमा या मेला कोई आता है तो जेब कटों की ठगी और उनका ठेका उठता है। वृंदावन जिस तरीके से जेब कतरे और जो चोर चक्के यहाँ से जिस तरीके से आज यहाँ जो एक्टिव है, उन लोगों को रोक अभी तक नहीं लगा पाए हैं, जो कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु घबराते हैं। बहुत बड़ा इन्होंने आरोप लगाया कि इस इलाके की अनदेखी की गई सरकार के द्वारा। क्या ये बात सही है और किस तरीके से अनदेखी की गई। बिल्कुल सही है ये बातें। सरकार ने इस इलाके के लिए कोई खास विकास नहीं किया। आप सड़कों के माध्यम से देख सकते हैं, वैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ माफिया लोग हैं, जमीन हड़पी जा रही है, जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, गुंडा राज कायम है, पुलिस किसी भी प्रकार काम नहीं कर रही है। प्रशासन की काफी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। आप बताइए किस तरीके से अब ये शासन और प्रशासन इस चीज को बदला जा सकता है। मथुरा काफी पिछड़ गया, आपके मन में क्या सवाल नहीं आता कि किस तरीके से चीजें दूर हो सकती हैं। जी, गुड गवर्नेंस के माध्यम से ही चीज़ों को दूर किया जा सकता है। आज जो वृंदावन है 2 भागों में बटा हुआ है। वृंदावन को वर्ल्ड मैप में जाना जाता है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। यहाँ की जो इनकम है वो रिलीजन के आधार पे, कल्चर के आधार पर हो सकती है और पर्यटन के आधार पे, ये इसकी इनकम के साधन हैं। वृंदावन में जो है भूमाफिया इतने सक्रिय हैं कि एक मॉडर्न वृंदावन बना करके, नया वृंदावन बना करके वृंदावन के नाम पर वो लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है, जो वास्तविक ब्रजवासी हैं, उनका जो अस्तित्व है इस चकाचौंध में विलुप्त हो गया है। सरकार का कोई भी ध्यान
उन ब्रजवासियों के लिए नहीं है, उस वृंदावन के लिए नहीं है, उस यमुना के लिए नहीं है, उसके घाटों के लिए नहीं है। हमारे यहाँ साथ एक बुजुर्ग महिला हैं, पर्यटक हैं, आप यहाँ घूमने आई, लेकिन आपको क्या समस्याएं लगती हैं? क्योंकि काफी समस्याएं, ट्रैफिक इतना कंजेशन है, तो आप क्या लगता है कि इतना आसान नहीं है जितना सोच के आते हैं कि वृंदावन कितना खूबसूरत होगा? सही बात है, ये ट्रैफिक से तो बहुत परेशानी होती है, और जहाँ जहाँ वहाँ हम मथुरा घूमे, यहाँ घूमे, सब गंदगी का रोड, गंदगी है, ये साफ सफाई थोड़ी कम ही है, और पर्यटकों को तो थोड़ा लूटने का काम ज्यादा ही करते लोग यहाँ के। देखिए, पर्यटक आता है बड़ी उम्मीद से आता है, अपनी आस्था के साथ आता है, लेकिन जब वहां जाता है और वहां का जो व्यवहार देखता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नाराजगी पैदा होती है और शायद वो पर्यटक दोबारा आने की कोशिश उस इलाके में नहीं करता, फिर वो कहीं और निकल जाता है। और वही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं वो लगातार जो हैं बदनाम हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सरकारों का कोई ध्यान इसकी तरफ नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो वो है पर्यटक, जो देश और दुनिया से यहाँ पर आता है। उम्मीद की जानी चाहिए इनकी जो नई सरकार बनेगी, जो अपना ये नया प्रतिनिधि चुनेंगे, इनकी समस्याओं को वो विधानसभा में भी उठाएगा। तो ये थी हमारी आगरा और मथुरा से चौपाल। बाकी जिलों में भी हम आपको लगातार लेकर चलते रहेंगे और मुद्दों पर बात करते रहेंगे। अपने कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, वृंदावन, मथुरा।